आए थे? वो आपके प्रोफेशन को रेगुलेट करते हैं। मतलब हमारा जो फार्मेसी प्रोफेशन है भारत में, इंडिया में, उसको रेगुलेट करते। बात आ जाती है कि ये जो टर्म है हमारा पीसीआई, जिसे आप सेंट्रल काउंसिल भी कहते हैं, इसका टर्म पीरियड कितना है? इसका जब गठन हुआ सेक्शन 3 के अंतर्गत। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की, फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल लेवल एग्जाम की या स्टेट लेवल एग्जाम की, तो आप सभी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए फार्मेसी इंडिया लेकर के आया है अपनी फार्मासिस्ट बूस्टर सीरीज, जिसमें आज हमारी ये क्लास नंबर 26 होने वाली है और सब्जेक्ट होगा हमारा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसका टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। आप चाहे प्रिपरेशन कर रहे हैं GSSB की या DSSB की, ESIC, RRB, एम्स, सिपॉय, SSC एटसेट्रा, सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपके लिए ये फार्मासिस्ट बूस्टर सीरीज चलाई गई है। और हमारा वादा है 100 ऐसी क्लासेस, 100 ऐसे टॉपिक्स हर एक क्लास में मिलेंगे, जिससे कि आपके फाइनल एग्जाम की तैयारी एकदम बढ़िया हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं पीसीआई की। आप जानते ही हैं कि पीसीआई हमारी एक सेंट्रल बॉडी है, यानी कि केंद्र सरकार के अधीन है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसका काम क्या है? बेसिक सा भाई सबको पता है। हमारे आपने देखा होगा, आपने कॉलेज में डी फार्मा किया या बी फार्मा किया, आपके कॉलेज में आपके सामने कभी ना कभी तो पीसीआई के इंस्पेक्टर्स आए होंगे इंस्पेक्शन करने के लिए। किस लिए आए थे? वो आपके प्रोफेशन को रेगुलेट करते हैं। मतलब हमारा जो फार्मेसी प्रोफेशन है भारत में, इंडिया में, उसको रेगुलेट करते हैं। और साथ ही साथ सबसे बेसिक काम क्या है उनका? एजुकेशन को रेगुलेट करना। हमारी जो पढ़ाई है, चाहे डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इन सभी कोर्सेज का अप्रूवल कॉलेजेस को देने की जिम्मेदारी पीसीआई की होती है। किसी कॉलेज का अप्रूवल विड्रॉ करना है, किसी कॉलेज को अप्रूवल नहीं देना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पीसीआई की होती है। ठीक है। फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत आपका पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बनाया गया था। अब सिंपल सी बात है, पीसीआई यानी कि हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका दूसरा नाम जो है सेंट्रल काउंसिल भी है। कंफ्यूज मत हो जाना, पेपर में सेंट्रल काउंसिल भी बोल देता है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है आपका फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत। हमारा जो सेक्शन 3 है उसी के अंतर्गत 1949 में 9 अगस्त को इसका गठन किया गया था। इसको लाने के पीछे का तात्पर्य क्या था? इसको लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? सीधी सी बात है, हमारे फार्मेसी में जो एजुकेशन है और हमारा जो प्रोफेशन है, हम उसको रेगुलेट कर सकेंगे, उस पे नियंत्रण कर सकेंगे। उसके लिए हमारा जो ये पीसीआई है सरकार के द्वारा, यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। ठीक है जी। वहीं पर देखा जाए तो इन्होंने रेगुलेट क्या किया? सीधी सी बात है, कैसे रेगुलेट करते थे भैया? एक तो इन्होंने एजुकेशन को रेगुलेट किया कि कौन कौन डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा कर सकते हैं और कौन करवा सकता है। कॉलेजेस का अप्रूवल इन्होंने दिया। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया कि हमारे फार्मेसी में जो भी इंडिविजुअल्स होंगे उन सभी को ट्रेनिंग ये प्रोवाइड कराएंगे, उन सभी को प्रशिक्षित भी करेंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि फार्मासिस्ट भी डायरेक्टली पेशेंट्स के साथ डील करता है। और पीसीआई ने स्टैंडर्ड्स सेट करे, इन्होंने स्टैंडर्ड सेट करे, साथ ही साथ इन्होंने यूनिफॉर्म फार्मेसी प्रैक्टिस को भी मेंटेन कराया। सीधी सी बात है, पूरे फार्मेसी में जो भी एजुकेशन होगी पूरे भारत में एक समान होनी चाहिए। डी फार्मा का सिलेबस एक समान हो, बी फार्मा का। कैसे किया? इन्होंने एजुकेशन रेगुलेशन बना दिया। पीसीआई ने एजुकेशन रेगुलेशन बना दिया। जैसे बी फार्मा का भी जानते ही होंगे, हाल ही में सिलेबस चेंज कर दिया है। इस साल से जो एडमिशन लेंगे बच्चे बी फार्मा फर्स्ट ईयर में, उनका सिलेबस अलग होगा। ठीक है। ऐसे ही डी फार्मा में पूरे ऑल ओवर इंडिया एजुकेशन रेगुलेशन 2020 चल रहा है। अब बात आ जाती है कि ये जो टर्म है हमारा पीसीआई, जिसे आप सेंट्रल काउंसिल भी कहते हैं, इसका टर्म पीरियड कितना है?
इसका जब गठन हुआ सेक्शन 3 के अंतर्गत 1949 में, तो ये 5 साल के लिए गठित की जाती है। मतलब हर 5 साल में पुनर्गठन होता है, हर 5 साल में दोबारा से मेंबर्स को रीनॉमिनेट या फिर री इलेक्ट या फिर इसमें आप कह सकते हो नियुक्त किया जाता है। जो आपके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं इसके अंतर्गत वो भी 5 साल तक ही अपना टर्म पीरियड संभालते हैं। हालांकि वो दोबारा से रीनॉमिनेट या री इलेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक ही बार, 2 बार, 3 बार। अब आप देख ही लो, हमारे जो अभी पहले मोंटू कुमार पटेल जी से पहले जो प्रेसिडेंट थे 15 साल 3 टर्म पीरियड को पूरे करे उन्होंने, बी सुरेश जी ने, डॉक्टर बी सुरेश जी ने। ऐसे ही डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल सर हैं, 2 टर्म तो हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो ये ऐसे कोई भी यहां पर निश्चित नहीं है कि भैया सिर्फ 1 बार या 2 बार ही बन सकते हैं यहां पर मेंबर्स। ठीक है, ऐसे ही इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि भैया एक तो ताजगी बनी रहे, मतलब फ्रेश रिप्रेजेंटेशन होता रहे, साथ ही साथ कंटिन्यूटी बनी रहे। मान लो किसी को अगर दोबारा से मन कर रहा है कि भैया मैं तो नहीं छोड़ूंगा और वो री इलेक्शन करना चाहता है तो वो कर सकता है, दोबारा से वो रीनॉमिनेट री इलेक्ट होकर के काउंसिल के अंदर आ सकता है, कोई बर्डन नहीं है किसी भी प्रकार का। अब अगर मैं बात करूं पीसीआई के मेंबर्स की, पीसीआई के मेंबर्स की, तो बेटा जी आपकी 3 कैटेगरीज होती हैं मेंबर्स की। जो पीसीआई के मेंबर्स हैं 3 कैटेगरी होती हैं। एक होती है एक्स ऑफिशियो, एक होती है आपकी इलेक्टेड और एक होती है नॉमिनेटेड। इलेक्टेड 8, एक्स ऑफिशियो 3 और नॉमिनेटेड 9। टोटल 20 मेंबर्स आपके इस काउंसिल के अंदर होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर की बात करें पदेन सदस्य की, तो 3 मेंबर्स होते हैं। एक तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है, डीजीएचएस। एक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जिसे आप डीसीजीआई के नाम से जानते हैं, और एक डायरेक्टर होते हैं सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कोलकाता के। ठीक है, ये 3 मेंबर्स आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं पीसीआई के अंदर, इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स के अंतर्गत अगर हम बात करें भैया, सीधी सी बात है, यूजीसी के द्वारा 6 टीचर्स यहां पर इलेक्ट किए जाते हैं। यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा 6 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, और ये आपके टीचर्स होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में जो फार्मेसी प्रोफेशन के हैं। ठीक है, कम से कम एक यहां पर जो है रिप्रेजेंट करता है आपका, या तो फार्मेसी से होगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, फार्माकोलॉजी से, फार्माकोग्नोसी से। इस चीज का ध्यान रखना। 8 मेंबर्स में से 6 मेंबर्स तो आपके ये हो गए जो यूजीसी ने टीचर्स इलेक्ट किए होते हैं, जो यूजीसी ने टीचर्स इलेक्ट किए होते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन के लिए फार्मेसी इंडिया के अलग अलग लाइव बैचेस चल रहे हैं। जैसे आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए आरआरबी फार्मासिस्ट लाइव बैच है, एचएससी फार्मासिस्ट के लिए भी बैच है, राजस्थान फार्मासिस्ट के लिए भी बैच है, एम्स सीआरई के लिए एम्स फार्मासिस्ट बैच है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑल इंडिया फार्मासिस्ट बैच अवेलेबल है। आप इन बैचेस में, रेस्पेक्टिव बैचेस में जुड़ सकते हैं। इन नंबर के माध्यम से इन पर कॉल कर लीजिएगा या फिर आप इन पर मैसेजेस कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, तो उसके माध्यम से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इलेक्टेड मेंबर्स के अंतर्गत आपका एक मेंबर जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसे आप एमसीआई के नाम से जानते हैं, एक मेंबर उसमें से भी होता है। इस चीज का ध्यान रखना, एक मेंबर एमसीआई से भी होता है, उन्हीं मेंबर्स में से चूज किया जाता है। पर्पस ये है कि अगर मेडिकल पर्सपेक्टिव भी होगा हमारा तो वो सीधा सीधा जो है पीसीआई के डिसीजंस में भी रिफ्लेक्ट करेगा और हम एक अच्छा नैदानिक निर्णय ले सकते हैं। मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक मेंबर यहां इलेक्ट किया गया उन्हीं मेंबर्स में से, जिससे कि वो एक अपना मेडिकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा, तो उससे हम जो है और अच्छे से जो है क्या कर पाएंगे, और अच्छे से हम जो है डिसीजंस ले पाएंगे, जो क्लिनिकल डिसीजंस होते हैं हमारे, उनको और बेहतर ले पाएंगे। ऐसे ही आपके इलेक्टेड मेंबर्स में देखो, टोटल मैंने बताया इलेक्टेड मेंबर्स 8 होते हैं। 6 तो यूजीसी के टीचर्स हो गए,
एक आपका एमसीआई से हो गया, गुरुजी बता तो एक ये रहा, एक आपका हर एक स्टेट काउंसिल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये आपका कौन होता है, यही आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, यही आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है। स्टेट लेवल पे पीसीआई को जो रिप्रेजेंट करता है वो यही करता है, यही मेंबर होता है, चाहे स्टेट फार्मेसी काउंसिल हो या जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल हो या आपका यूनियन टेरिटरी हो, केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं आपके। ठीक है, तो टोटल 3 मेंबर्स तो हो गए एक्स ऑफिशियो, 8 हो गए इलेक्टेड, यानी कि 11 मेंबर्स की हमने बात कर ली। अब बात करेंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स की। नॉमिनेटेड मेंबर्स में सबसे पहले 6 मेंबर्स आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जिनमें कम से कम 4 मेंबर्स के पास या तो डिग्री होनी चाहिए यानी कि बी फार्मा, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, या तो बी फार्मा किया हो या फिर उसने जो है डी फार्मा किया हो। ऐसे 4 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर जिन्हें नामित किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, 6 मेंबर्स भारत सरकार के द्वारा नॉमिनेट होंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत, जिसमें कम से कम 4 के पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, फार्मेसी का, फार्मास्यूटिकल, केमिस्ट्री का, इस चीज का ध्यान रखना। साथ ही साथ 2 मेंबर्स ऐसे होंगे, 2 मेंबर्स आपके ऐसे होंगे जिसमें से एक मेंबर तो यूजीसी ने रिप्रेजेंट किया होगा, एक मेंबर तो यूजीसी जो है आपका नॉमिनेट करेगी, और एक मेंबर एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इस चीज का भी ध्यान रखना। एक मेंबर यूजीसी ने नॉमिनेट किया और एक मेंबर आपका जो है एआईसीटी के द्वारा नॉमिनेट किया गया, तो मतलब ये पीसीआई को कनेक्ट कर देंगे हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के साथ में। ठीक है, हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के साथ में। उसी के साथ साथ फिर आपका जो है, चाहे मैं बात कर लूं स्टेट गवर्नमेंट की या यूनियन टेरिटरीज की, तो एक मेंबर इनको भी रिप्रेजेंट करता है। एक मेंबर जो कि आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है। कौन होता है? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है। वो आपका स्टेट हो हमारी या यूनियन टेरिटरी हो, उनको रिप्रेजेंट करता है। इसमें यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ रीजनल रिप्रेजेंटेशन भी की जाती है। इस चीज का भी ध्यान रखना, इस चीज का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन टेरिटरी, आपकी केंद्र शासित प्रदेश, तो भैया ये एक मेंबर उनको भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब पीसीआई का होना क्यों जरूरी है? पीसीआई है किस लिए? भैया पीसीआई सबसे पहले एक तो बैलेंस, ठीक है, बैलेंस बना करके चलती है। किस किस में? जो हमारी एजुकेशन है या जो हमारा एक पेशा है, प्रोफेशन है फार्मेसी का, और जो रेगुलेशन है, मतलब ये सुनिश्चित करती है कि भैया फेयर और बैलेंस्ड डिसीजंस लिए जाएं हमारे, चाहे एजुकेशन हो या हमारा प्रोफेशन हो। साथ ही साथ ये फार्मेसी स्टैंडर्ड्स को यूनिफॉर्म रखती है, मतलब जितने भी स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं वो सभी हमारे समान होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए। ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करती है सभी इंस्टीट्यूशंस में कि भैया एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हो तो भैया वो सब समान हो। सजा किसी को मिले, कोई गलत कार्य करे तो वो भी सब समान होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ ये पब्लिक सेफ्टी को सुधारने का भी कार्य करते हैं। कैसे? ये पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करके चलते हैं कि भैया फार्मासिस्ट वो ही बनेगा जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल्स को फार्मेसी में आने से रोक दिया जाता है, ये बैरियर है। साथ ही साथ पीसीआई सपोर्ट करता है क्वालिटी फार्मेसी प्रैक्टिसेस,
ये एथिकल, कॉम्पिटिटेंट और रिस्पॉन्सिबल फार्मेसी प्रैक्टिस चलाना चाहता है हमारे भारत में। भैया जो प्रोफेशनली स्किल्ड पर्सन होगा वो ही तो भैया आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होकर के पब्लिक के साथ डील करेगा। जो भी फार्मेसी कर रहा है, रजिस्ट्रेशन अगर उसका होगा तो रजिस्ट्रेशन के बाद पब्लिक के साथ ही तो डील करना है, चाहे दवाइयां बेचो, दवाइयां बनाओ या उनके बारे में समझाओ या किसी को पढ़ाओ। ठीक है, तो उसके लिए ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए एजुकेशन है, प्रोफेशन है, हमारा फार्मेसी का प्रैक्टिस है, इन सबको रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था। और यह सिफारिश करी थी हमारी जो चोपड़ा कमेटी थी 1930 में जब बनी थी। उन्होंने कहा था कि भैया ये कमेटी भी हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए जो एजुकेशन को रेगुलेट करेगी, जो हमारे प्रोफेशन को रेगुलेट करेगी, क्योंकि इसका होना बहुत जरूरी है। यह था हमारा आज का पूरा टॉपिक, जिसके अंतर्गत हमने पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल काउंसिल के बारे में जाना। आई होप सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी, सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। आप अपनी प्रिपरेशन और बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं, आपकी तैयारी के लिए फाइनल पंच देने के लिए दो ऐसी कलर्ड बुक्स, जो कि आपकी एक होने वाली है फार्मासिस्ट पंच थ्योरी बुक और एक होने वाली है फार्मासिस्ट पंच ऑब्जेक्टिव बुक। ये दोनों बुक्स ऐसी हैं, फुल्ली कलर्ड बुक्स हैं। दोनों ही बुक्स में फार्मा और नॉन फार्मा पे फोकस किया गया है। थ्योरी बुक में हर एक टॉपिक समझाए गए हैं और जिस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ईयर भी मेंशन है। ऑब्जेक्टिव बुक में 9000 से ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे, 135 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ अवेलेबल है। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं, उसके माध्यम से आप फॉलो कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। क्यूआर कोड्स आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं, इनके माध्यम से जुड़ सकते हैं। इवन लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, उनके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं और सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। उसी के साथ साथ और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और द एप्पल ऐप स्टोर। इवन आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।